Morning, guys. Today we are starting students' fifth unit, which is resource management. 4 यूनिट हमने पूरी कर ली हैं. आज हम 5वीं यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं. उसका नाम है संसाधन प्रबंधन या फिर रिसोर्स मैनेजमेंट. चैप्टर नंबर 15 एंड दिस इज हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट. आज हम हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे. अब ये हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट क्या होता है? इसको कहते हैं आतिथ्य प्रबंधन. आतिथ्य प्रबंधन से मतलब क्या है? जब भी कोई व्यक्ति किसी होटल में जाता है या किसी फिर रेस्टोरेंट में जाता है तो वो चाहता है कि वहाँ जिस भी होटल या रेस्टोरेंट में जाए वहाँ पर उसका स्वागत सत्कार बहुत अच्छी तरह से रेस्पेक्टफुली किया जाए. ये उसकी आशा होती है या नहीं होती है? जब हम जाते हैं हम भी आशा करते हैं कि हमारा वेलकम अच्छे से किया जाए. किसी भी कारण से ऐसा नहीं होता तो क्या होता है, उस व्यक्ति को वहाँ दोबारा जाना अच्छा नहीं लगता और वह वहाँ जाना पसंद नहीं करता है. लेकिन यदि उसका कहीं पर अच्छे से वेलकम हो जाता है तो वह वहाँ पर दोबारा से जाना पसंद करता है. देखिए, जो भारतीय सभ्यता है हमारी, यहाँ पर आज भी जो अतिथि होता है या मेहमान होता है वहाँ पर उसको किसके समान माना जाता है? उसको भगवान के समान माना जाता है और उनके साथ वैसा ही व्यवहार वो करते हैं. और प्रत्येक अतिथि का दिल से स्वागत किया भी जाना चाहिए और उसकी हर प्रकार से उसकी देखभाल करनी चाहिए और उसकी सेवा भी हमें करनी चाहिए. देखिए, जो पुराना ज़माना होता था, पुराना टाइम होता था, वहाँ पर लोग जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो वहाँ पर क्या करते थे, जो उसके रिश्तेदार होते थे, मित्र होते थे या किसी धर्मशाला में भी रुकते थे तो वहाँ पर भी उनका वेलकम किया जाता था. आज क्या है, जो मॉडर्न युग हमारा चल रहा है, इस मॉडर्न युग में क्या होता है, यहाँ पर भी लोगों का ज़बरदस्त रूप से वेलकम किया जाता है. तो अब हम हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को समझ ही गए हैं कि आतिथ्य प्रबंधन क्या होता है. और आतिथ्य प्रबंधन के बारे में हमने इतना भी जान लिया कि जब भी कोई व्यक्ति किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में जाता है तो वहाँ पर उसके साथ उसका वेलकम किस तरह से किया जाता है और यदि वेलकम अच्छे ढंग से किया जाता है तो वह व्यक्ति वहाँ पर जाना दोबारा पसंद करता है. अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट. आतिथ्य प्रबंधन का महत्व क्या है, इसके बारे में समझते हैं. देखिए, जो आतिथ्य प्रबंधन है इसके महत्व से मतलब क्या है कि जो आधुनिकरण है, मॉडर्न युग है, यहाँ पर आज विश्व बहुत छोटा सा प्रतीत होने लगा है. आजकल लोगों द्वारा बहुत सारे उद्देश्य से देश विदेश में यात्रा करना बहुत एक नॉर्मल बात हो गई है या नहीं? लोग बहुत ज़्यादा यात्रा करना पसंद करने लगे हैं. उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. इसमें सबसे पहला आता है बिजनेस पर्पस. बिजनेस पर्पस का मेन मीनिंग क्या है? व्यापारिक उद्देश्य, व्यापारिक यात्राएं. व्यापारिक यात्राएं क्यों की जाती हैं? व्यापारिक यात्राएं अपने जो भी उनका व्यापार है उसके लिए की जाती हैं. उसको ज़्यादा विस्तार करने के उद्देश्य से व्यापारिक यात्राएं की जाती हैं. जो भी प्रोडक्ट व्यापारी बना रहा है उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, खरीदने के लिए उसे एक देश से दूसरे देश में या एक शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ता है जिससे उसका प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में मार्केट में पहुँचे. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम व्यापारिक यात्रा कहते हैं. तो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या फिर आतिथ्य प्रबंधन का महत्व. यहाँ पर हमने बिजनेस पर्पस पढ़ लिया. फिर इसके बाद आता है रिलीजियस पर्पस या फिर धार्मिक उद्देश्य क्या होता है. धार्मिक यात्राएं बहुत ज़्यादा होने लगी हैं. जैसे किसी तीर्थ स्थल पर किसी भी गॉड के दर्शन करने के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो. जैसे हिंदू धर्म में 4 धाम यात्रा है, 9 देवियों के दर्शन है. मुस्लिम धर्म में हज की यात्रा है. तो ये क्या हो गया, ये यात्रा होती है किसके पर्पस से? रिलीजियस पर्पस से ये यात्रा की जाती है. उसके बाद आती है हेल्थ रिलेटेड पर्पस. हेल्थ रिलेटेड पर्पस से जो यात्रा की जाती है वो क्यों की जाती हैं? वो इसलिए की जाती है, मान लीजिए किसी देश में या फिर किसी शहर में कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहता है, कोई उस डॉक्टर को दिखाने के लिए, ऑपरेशन कराने के लिए या फिर उससे सजेशंस लेने के लिए उस देश में यात्रा की जाती है. उसको क्या कहते हैं? हेल्थ रिलेटेड पर्पस. नेक्स्ट आता है टूरिज्म पर्पस. टूरिज्म पर्पस का मतलब क्या है? पर्यटन के उद्देश्य से. इस प्रकार की जो यात्राएं होती हैं वो किस लिए की जाती है? घूमने फिरने के उद्देश्य से की जाती हैं, नेचर का आनंद लेने के लिए की जाती हैं. और जो बहुत सारी नई नई चीज़ें बनी हुई होती हैं, जो मानव निर्मित होती हैं, उनको देखने के उद्देश्य से भी की जाती हैं. जैसे कश्मीर की यात्रा क्यों करते हैं वहाँ पर? कश्मीर की यात्रा क्योंकि कश्मीर को क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड कहा जाता है इंडिया का.
तो उसको देखने के लिए कश्मीर की यात्रा की जाती है। धरती का स्वर्ग भी उसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे प्रकृति के नज़ारे हैं। नेक्स्ट आता है फिर एजुकेशनल पर्पस। एजुकेशनल पर्पस से मतलब क्या है? शैक्षिक उद्देश्य से इस प्रकार की यात्राएं क्यों की जाती हैं? इस प्रकार की यात्राएं विभिन्न कॉलेज जो होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं जैसे यूनिवर्सिटीज, उनमें छात्रों को शैक्षिक भ्रमण करने के लिए या अलग अलग जगह पर ले जाया जाता है ताकि उनको वहां पर किसी विषय से संबंधित अलग ज्ञान प्राप्त हो सके। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको ये हमने पढ़ा कि आतिथ्य प्रबंधन जो है उसका महत्व क्या है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं आतिथ्य प्रबंधन से संबंधित मूलभूत संकल्पनाएं, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं रिलेटेड टू हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। इसके मूलभूत कुछ हम पॉइंट्स पढ़ेंगे कि इसकी जो मूलभूत संकल्पनाएं हैं वो क्या क्या हैं। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले एक वर्ड समझना है। वो वर्ड क्या है? देखिए, हम हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम इस जो हॉस्पिटैलिटी है, आतिथ्य है, इसको समझेंगे कि आतिथ्य शब्द क्या है। आतिथ्य शब्द को होस्ट द्वारा अतिथि के प्रति किए गए व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको जो आतिथ्य हैं, मेजबान हैं, वो उनके बीच का आपस का रिलेशन होता है। और जो आतिथ्य है, हॉस्पिटैलिटी है, ये क्या है? एक व्यवहार होता है। कैसा क्या होता है? ये एक व्यवहार होता है जिसमें अतिथि को खुशी और मित्रतापूर्ण ढंग से उसका स्वागत किया जाता है। आतिथ्य जो है वो मूल रूप से क्या है? स्नेहपूर्ण, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में रहने के लिए स्थान, भोजन, मनोरंजन और बहुत सारी अन्य अन्य सुविधाएं सुगमता से उपलब्ध कराने से संबंधित है। और आजकल विभिन्न प्रकार के जो आतिथ्य सेवाएं हैं वो बहुत सारे प्रकार की प्रदान की जाती हैं, जैसे होटल, मोटल, आवास, जिसको हम लॉन्ज भी कहते हैं, वहाँ पर रिजोर्ट भी हो सकते हैं या फिर फ्लैट्स हो सकते हैं, कैंप हो सकते हैं। हम इन सबको डिटेल में देखेंगे कि इसके जो आतिथ्य प्रबंधन से संबंधित मूलभूत संकल्पनाओं में कौन कौन सी चीजें आती हैं। सबसे पहले आते हैं इसमें होटल। होटल से आप समझते भी होंगे, होटल की पिक्चर देख के एकदम क्लियर हो गया होगा कि होटल बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान होते हैं जो अपने अतिथियों को क्या क्या सुविधाएं प्रदान करते हैं, रहने की, खाने की और विभिन्न प्रकार की जिस जिस सर्विसेज की उन्हें आवश्यकता होती है वो सभी सर्विसेज ये होटल प्रदान करते हैं। इसके बाद आता है मोटल। अब ये मोटल क्या होता है? कुछ बच्चों के लिए ये एक नया शब्द हो सकता है। मोटल को देखते हैं। ये जो मोटल होते हैं, ये मोटल जो होते हैं होटल की अपेक्षा काफ़ी छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठान होते हैं। जो होटल होते हैं वो तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जो मोटल होते हैं वो थोड़े छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठान होते हैं। हालांकि ये भी आमतौर पर होटल जैसी ही सुविधाएं प्रदान करते हैं, लेकिन होटल में और इनमें सबसे बड़ा अंतर क्या होता है कि जो मोटल है, मोटल के कमरों के पास में ही, उनके आसपास ही बिल्कुल पार्किंग की फैसिलिटी उपलब्ध होती है। और जो फॉरेन है, विदेश है, वहाँ पर तो सभी जो मोटल हैं उनके जो कमरे का दरवाजा है सीधा पार्किंग स्थल में ही खुलता है। इस प्रकार जो प्रतिष्ठान हैं अधिकतर राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्ग हैं वहाँ पर उपलब्ध होते हैं, जहाँ पर जो यात्री है रात भर के लिए स्टे कर सकता है। तो होटल और मोटल आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। अब हम थर्ड लेते हैं, लॉज। ये लॉज या आवास क्या होते हैं? जो इस प्रकार के प्रतिष्ठान हैं ये शहरों में, कस्बों में कहाँ पर होते हैं? ये मुख्य बाजारों में होते हैं। उनके पास जो मेन मार्केट होता है वहीं पर लॉज की फैसिलिटी उपलब्ध होती है। जो अधिकतर लॉज होते हैं केवल और केवल सोने के लिए ही किराए पर उपलब्ध होते हैं, लेकिन कुछ लॉज ऐसे भी होते हैं जहाँ पर ब्रेकफास्ट की या लंच की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। नेक्स्ट आता है रिजोर्ट। यस, रिजोर्ट क्या होते हैं? बड़े होटलों की तरह ही ये रिजोर्ट होते हैं। ये बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान होते हैं और ये मुख्य रूप से अपनी खूबसूरती और सुख सुविधाओं के लिए सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं। रिजोर्ट की चार दीवारी में लगभग वो हर सुविधा उपलब्ध होती है जिसकी एक व्यक्ति को या एक परिवार को अपनी छुट्टियों के टाइम पर आवश्यकताएं होती है, जैसे स्विमिंग पूल हो गया या फिर विभिन्न प्रकार के गेम्स हो गए या फिर खेलने के लिए बच्चों के लिए बड़ा मैदान हो गया। इस तरह की सभी सुविधाएं रिजोर्ट में अवेलेबल होती हैं। इसके बाद आता है फर्निश्ड अपार्टमेंट। फर्निश्ड अपार्टमेंट या फिर सुसज्जित फ्लैट्स, ये क्या होते हैं? जो इस प्रकार के प्रतिष्ठान हैं ये अपने अतिथियों को सभी प्रकार की सेवाएं
एक आवास से जो जो उसमें प्रतीत होती हैं वो सभी सुख सुविधाओं से युक्त एक फ्लैट प्रदान करते हैं और उस फ्लैट में अधिकतर वो जो पर्यटक है या वो जो व्यक्ति हैं वो रुकते हैं, जो कुछ समय के लिए एक प्राइवेसी चाहते हैं, वो इन फ्लैट्स में रुकते हैं और अपना जीवन कुछ समय अपना जीवन वहाँ पर व्यतीत करते हैं। ये तो फर्निश्ड अपार्टमेंट हो गए। अब बात करते हैं फर्निश्ड कैंप्स की। ये कैंप्स क्या होते हैं? ये कैंप ऐसे लोगों को आतिथ्य प्रदान करते हैं जो प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं, जो प्रकृति के बिल्कुल नज़दीक रहना चाहते हैं, जिन्हें नेचर से प्यार होता है और जो जोखिम भरे खेल में भी भाग लेना चाहते हैं, वो इन कैंप्स में रुकना पसंद करते हैं। ये जंगल के बीच में या फिर किसी गार्डन में, इस जगह पर ये कैंप्स अवेलेबल होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और स्थान होते हैं जहाँ पर आतिथ्य सेवाएं या फिर हॉस्पिटैलिटी की जाती है, जैसे कोई सभा हो गई, कोई विवाह हो गया, कोई पार्टी हो गई, ठीक है, तो वहाँ पर भी इस तरह की आतिथ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। और कुछ सेवाएं ऐसी भी होती हैं जिनको हम विभिन्न विभागों द्वारा समझ सकते हैं। वो देखते हैं कि आतिथ्य उद्योग क्या है। ये आती है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। इसमें क्या क्या आता है? इसमें एक तो आता है सबसे पहले आतिथ्य जो उद्योग है, एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन। ये क्या होता है? इसका मतलब है आतिथ्य सत्कार और मनोरंजन, ठीक है। नेक्स्ट आता है मीटिंग्स एंड इवेंट्स या फिर बैठकें, ठीक है, जो मीटिंग्स होती हैं। एक आता है इसमें अकोमोडेशंस ऑफ फ्रंट ऑफिसेस या फिर आवास या प्रमुख कार्यालय। फिर आता है फूड एंड बिवरेज सर्विसेज, भोजन और पेय सेवा। नेक्स्ट आता है इसमें टूरिज्म या फिर पर्यटन। ये इसके अंतर्गत क्या आती हैं? ये इसके अंतर्गत विभिन्न विभाग आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, ये जो आतिथ्य क्रियाओं से संबंधित विभिन्न विभाग हमने देखे हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से यदि हम समझना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले गेस्ट साइकिल देखना होगा कि अतिथि चक्र क्या होता है। यदि हम अतिथि चक्र को समझ लेंगे तो हमने जो ये अभी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पढ़ी है, ये हमें सब क्लियर हो जाएगी अच्छे से। तो गेस्ट साइकिल देखते हैं कि व्हाट इज गेस्ट साइकिल या फिर अतिथि चक्र क्या है। गेस्ट साइकिल का मतलब क्या है? गेस्ट साइकिल का मीनिंग है, इसमें वो सारे स्टेप्स आते हैं जब कोई भी गेस्ट होटल में आता है, स्टे करता है और फिर वो चला जाता है। इसी को हम गेस्ट साइकिल कहते हैं। इसमें 3 मुख्य चरण होते हैं। सबसे पहले गेस्ट अराइवल, फिर स्टे और फिर चेक आउट, ठीक है। अब इसमें जो जो चरण हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले आता है प्री अराइवल स्टेज। प्री अराइवल स्टेज से क्या मीनिंग है हमारा? सबसे पहले हम इसमें ये पढ़ते हैं प्री अराइवल। प्री अराइवल आगमन पूर्व अवस्था। ये जो आगमन पूर्व अवस्था है, ये गेस्ट साइकिल की फर्स्ट स्टेज होती है। इसमें अतिथि को कमरे और उसकी जो जो सुविधाएं होती हैं उनका सबसे पहले रेट बताना होता है कि उसका रेट क्या है। फिर इसमें अतिथि और जो होटल के बीच में रेट पर सहमति बन जाने के बाद जो कमरा है वो उनके लिए रिजर्व कर दिया जाता है। इसको हम प्री अराइवल कहते हैं। नेक्स्ट आता है अराइवल या फिर अराइवल स्टेज या फिर आगमन अवस्था। इस चरण में क्या होता है? इस चरण में अतिथि का होटल में रहने के लिए आगमन होता है। होटल में आगमन पर अतिथि के स्वागत के पश्चात उसका नाम होटल के रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाता है और उसके बाद उसे जो भी कमरा उसके लिए रिजर्व किया गया है उसकी चाबी उसको दे दी जाती है। इस प्रोसेस को हम चेक इन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेक इन या फिर अराइवल, और इसको हम चेक इन कहते हैं। नेक्स्ट आता है फिर इन हाउस या फिर ऑक्यूपेंसी या फिर कमरे का आधिपत्य। ये क्या होता है? इस चरण में अतिथि के कमरे में जाने के बाद उसकी आवश्यकताओं के अनुसार जो जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं, जो जो सुविधाएं उसको चाहिए होती हैं, सभी सुविधाएं उसको प्रदान कर दी जाती हैं। और इन सभी सेवाओं का एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि जो गेस्ट है वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाए। क्योंकि अतिथि देवो भव। यदि वो सेटिस्फाई होगा तो वो नेक्स्ट टाइम भी उस प्रतिष्ठान में रुकने के लिए आएगा, और यदि वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो नेक्स्ट टाइम उसमें नहीं आएगा। इस चरण का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि ग्राहक की निष्ठा को पाना और उसे बेहतर बनाए रखना। फिर उसके बाद फोर्थ जो स्टेप होता है गेस्ट साइकिल का, वो होता है डिपार्चर। डिपार्चर में क्या होता है? ये जो अतिथि चक्र की सबसे लास्ट स्टेज होती है,
इसमें अतिथि को उस होटल को या जहाँ पर भी वो रुका है उसको छोड़कर जाना होता है। इसे हम चेक आउट कहते हैं। जब वो अंदर गया था वो चेक इन था और ये क्या हुआ, ये चेक आउट होता है। होटल से चेक आउट के बाद क्या होता है, अतिथि को एक फीडबैक फॉर्म भरना होता है कि उस फीडबैक में कि उसको वहाँ की सुविधाएं कैसी लगी, जिससे जो होटल का मालिक है या मोटल का मालिक है उसको अपनी सेवाओं के बारे में अतिथि की राय और सुझाव पता लग जाते हैं, जिससे वो नेक्स्ट टाइम में होने वाली उन सब कमियों को रिमूव कर सके जो उसके प्रतिष्ठान में है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिपार्चर या फिर प्रस्थान कहते हैं। तो ये बच्चों हो गया हमारा गेस्ट साइकिल। आई होप गेस्ट साइकिल आपको क्लियर हो गया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक संगठन के आतिथ्य प्रबंधन में सम्मिलित विभाग, सारे विभाग पढ़ेंगे कि जो एक संगठन के इसके आतिथ्य प्रबंधन में कौन कौन से विभाग होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो लेते हैं वो आता है हमारा फ्रंट ऑफिस या फिर प्रमुख कार्यालय। प्रमुख कार्यालय के बारे में पढ़ते हैं। जो प्रमुख कार्यालय होता है ये अतिथि चक्र का सबसे मेन स्थान होता है, क्योंकि जब कोई भी अतिथि किसी होटल में या फिर किसी भी प्रतिष्ठान में एंटर करता है तो सबसे पहले वो कहाँ पर आता है, वो इसी फ्रंट ऑफिस में आता है। तो यहाँ पर जितने भी कर्मचारी होते हैं उस कर्मचारी से उसकी सबसे ज़्यादा जान पहचान हो जाती है, उनके बारे में संपर्क स्थापित हो जाता है और यहीं से उनके अच्छे संबंध भी विकसित होने लगते हैं। तो ये जो फ्रंट ऑफिस है ये मेन होता है और यही एक प्रतिष्ठान की छवि को अच्छा भी बना सकता है और ख़राब भी बना सकता है। इसलिए जो फ्रंट ऑफिस होता है वो कार्यालय का या फिर किसी भी होटल का एक सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट या फिर मेन बिंदु होता है। अब आती हैं ड्यूटीज़ ऑफ अ फ्रंट ऑफिस। इस फ्रंट ऑफिस की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। इस फ्रंट ऑफिस के बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। क्या जिम्मेदारियां होती हैं, वो होती हैं जैसे होटल में अतिथि जो आया है उनसे मिलना, उनका वेलकम करना, फिर उसके बाद कमरे का जो उसका रिजर्वेशन हुआ है उसको पूरी तरह से उनको उपलब्ध कराना और उसके बाद अतिथियों और कमरों को क्या करना, रजिस्टर करना, जो भी अतिथि का कमरा है उसको रजिस्टर करना, चेक इन और चेक आउट के विवरण का पूरा रिकॉर्ड रखना। ठीक है, उसके बाद जो बेल बॉय होते हैं उनकी सुविधाएं प्रदान करना। बेल बॉय एक तरह से आप कह सकते हैं कुली, जो अतिथि आया है उसका सामान जो उठाकर लेकर जाएगा। ठीक है, उसके बाद अतिथि को कमरे की चाबी देना, उन्हें कहाँ तक छोड़कर आना, उन्हें कमरे तक छोड़कर आना। फिर ग्राहकों को जो होटल द्वारा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देना। अतिथियों को संगठन की जो आसपास का क्षेत्र है उनकी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना और अतिथियों के होटल प्रवास का बिल बनाना और उसका भुगतान भी लेना। ये सब काम उनका होता है किसका, फ्रंट ऑफिस का। और ये ही फ्रंट ऑफिस सबसे बड़ा केंद्र बिंदु किसी भी प्रतिष्ठान का होता है। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस का संगठनात्मक ढांचा, ये क्या क्या होता है और इसमें कौन कौन से विभाग होते हैं, कौन कौन से लोग होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। किसी भी बड़े होटल का या फिर किसी भी प्रतिष्ठान का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि उनको आतिथ्य सेवाएं जो होती हैं वो बेस्ट से बेस्ट उपलब्ध कराई जाए। तो यहाँ पर हम फ्रंट ऑफिस का संगठनात्मक ढांचा देखते हैं कि संगठनात्मक जो उसका ढांचा है, स्ट्रक्चर है उसका, उसमें कौन कौन से लोग होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं फ्रंट ऑफिस रिसेप्शनिस्ट एजेंट। मुख्य कार्यालय स्वागती या फिर उसको एजेंट भी कहते हैं, ये इसका एक पार्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें एक होता है फ्रंट ऑफिस कैशियर। ठीक है, जो इनके अभी ड्यूटीज़ अभी बाद में बताएंगे, पहले इनका केवल हम डिवाइड कर रहे हैं कि ये कौन कौन कितने लोग होते हैं। एक इसमें होता है बेल कप्तान या फिर बेल कैप्टन और नेक्स्ट होता है इसमें कौन, टेलीफोन ऑपरेटर या फिर दूरभाष प्रचालक। ये इसका पूरा ऑफिस का जो हो गया, मैनेजर हो गया या फिर मैनेजिंग कमेटी हो गई, ये आप कह सकते हैं। अब इन सभी की हम ड्यूटीज़ देखते हैं, ड्यूटीज़ ऑफ फ्रंट ऑफिस एम्प्लॉयज़ की, इन सब की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। सबसे पहले हम लेते हैं फ्रंट ऑफिस मैनेजर को। ये जो फ्रंट ऑफिस मैनेजर होता है
या प्रबंधक होता है जो फ्रंट ऑफिस का, इसका काम क्या है? इसका काम है जो अतिथि है और स्टाफ है उनके जो ट्रांसपोर्ट संबंधित क्रियाकलाप के लिए उत्तरदायी होता है। अलग अलग जो पाली होती है उनमें आने वाले स्टाफ के शिफ्ट की ड्यूटी की पूरी लिस्ट बनाता है। ये दिन भर में आने वाले अतिथियों के जो आगमन है उनकी व्यवस्था करता है। और उसके अलावा ये क्या करता है? हाउसकीपिंग करता है और अन्य विभागों से समन्वय करता है। और ये आगमन संबंधी जो वेलकम संबंधी जितनी व्यवस्थाएं हैं वो सब ये ही देखता है। नेक्स्ट आता है फिर फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का काम क्या है? सुपरवाइजर का काम है कर्मचारियों की, फ्रंट ऑफिस का जो सुपरवाइजर है उसका काम होता है कि जो कर्मचारी है उसकी शिफ्ट निर्धारित करता है और उनकी व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता है। होटल में आने वाले सभी अतिथियों से मिलता है और उनका स्वागत करता है। अतिथियों के लिए कमरा आवंटन करता है और उनको तुरंत सही इंफॉर्मेशन देता है और उनकी ऑक्यूपेसी की जांच भी करता है। नेक्स्ट आता है फिर फ्रंट ऑफिस कैशियर। अब ये फ्रंट ऑफिस कैशियर का काम क्या है? जो कोषाध्यक्ष होता है, कोषाध्यक्ष का काम क्या है? अतिथियों के बिल जो होते हैं उनका पूरा अपने अकाउंट में लेखा जोखा रखता है और अतिथियों के चेकआउट के समय उनके द्वारा जो बिल का भुगतान किया जाता है उसको पूरी तरह से ये सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट आता है फिर टेलीफोन ऑपरेटर। टेलीफोन ऑपरेटर का क्या काम है? जो टेलीफोन ऑपरेटर होता है, टेलीफोन ऑपरेटर का काम होता है जो होटल में अतिथि रह रहे हैं उनके आने जाने वाले मेहमानों की सबकी सूची बनाना और उनको जो भी उनको कम्युनिकेशन फैसिलिटी देनी है वो सब फैसिलिटी अवेलेबल कराना। ये सब काम टेलीफोन ऑपरेटर का होता है। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर या फिर सहायक प्रबंधक भी आप कह सकते हैं, जो फ्रंट ऑफिस का सहायक प्रबंधक होता है। तो सहायक प्रबंधक का काम है फ्रंट ऑफिस प्रबंधक जो होता है इसकी अनुपस्थिति में उसकी सभी जिम्मेदारियों को निभाना। किसकी अनुपस्थिति में? प्रबंधक की या मैनेजर की अनुपस्थिति में उसको वो सब काम करना जो मैनेजर करता है। और फ्रंट ऑफिस प्रबंधक की प्रबंधन व्यवस्था में भी मदद करता है। ये असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर की एब्सेंस में भी काम करता है और उसकी हेल्प करना भी इसका पूरा काम होता है। नेक्स्ट आता है फिर लॉबी मैनेजर। लॉबी मैनेजर को आप कह सकते हैं लॉबी प्रबंधक कह सकते हैं। इसका काम है होटल के सभी जो वर्दीधारी कर्मचारी हैं उनकी सेवाओं को संगठित करना और जो सभी वर्दीधारी कर्मचारी हैं उनका पर्यवेक्षण करना और उनके ऊपर पूरा कंट्रोल करना। फिर रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट से तो आप जानते भी होंगे इस शब्द को। इनका काम है अतिथियों के लिए कमरे आरक्षित करना, रिजर्व करना, उनको निर्धारित करना, अतिथियों के जो होटल में जब वो चेक इन करते हैं उस समय पर उनका रजिस्ट्रेशन करना और अतिथियों के होटल प्रवास के दौरान जब भी आवश्यक हो पूरी सूचना प्रदान करना। नेक्स्ट आता है फिर बेल कैप्टन। ये बेल कैप्टन क्या होता है? बेल कप्तान का मतलब क्या है? बेल कप्तान है जो लॉबी के सभी वर्दीधारी कर्मचारी हैं उनको संगठित करना, उनका पर्यवेक्षण करना और उनके ऊपर पूरा कंट्रोल करना और अतिथियों के होटल में आने और जाने के दौरान उनके सामान का की पूरा पर्यवेक्षण करना। नेक्स्ट आता है बेल बॉय। यस, बेल बॉय का काम क्या है? इसका काम है कि जो अतिथियों का सामान है उसको कमरे में पहुंचाना और जब वो चेकआउट करें तो उसको ले जाने का काम भी बेल बॉय का होता है। इसको आप कुली भी कह सकते हो। नेक्स्ट आता है फिर डोरमैन। डोरमैन का काम है कि जब भी अतिथि आए तो उनको दरवाज़ा खोलकर उनका स्वागत करना और उनको कहाँ तक पहुँचाना? उनको रिसेप्शनिस्ट की डेस्क तक पहुँचाना। ये बेल बॉय का काम होता है। तो ये सारी ड्यूटीज़ हो गई जो हमने फ्रंट ऑफिस एम्प्लॉयज़ की पढ़ी हैं। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट या फिर गृह व्यवस्था विभाग होता है इसका काम होता है किसी भी प्रतिष्ठान की जो उसकी साफ सफाई है, जो उसकी स्वच्छता है उसको सुनिश्चित करना और सफाई के जो उचित मानक हैं उनको बनाए रखना और स्वस्थ पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा एक हेल्दी एटमॉस्फेयर वहाँ पर प्रदान करना।
इसके साथ साथ उस एटमॉस्फेयर को जो ब्यूटीफाई है, सौंदर्य प्रदान करना, वो भी हाउसकीपिंग का ही काम होता है। और अतिथियों का जो होटल में रहने और भविष्य में जो जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको सुनिश्चित करना, और होटल द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की हमेशा गुणवत्ता की जांच करना, और होटल के कमरों की साज सज्जा की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। मेन रूप से इनकी जिम्मेदारी साफ सफाई और साज सज्जा की ही होती है। इसको हम हाउसकीपिंग या फिर गृह व्यवस्था विभाग भी कहते हैं। आजकल बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या फिर कोई संस्थान है, ये ठेके पर हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की जो सुविधाएं हैं, सारी सर्विसेज अवेलेबल कराते हैं। अब हम देखते हैं गृह व्यवस्था विभाग के कार्य या फिर फंक्शंस ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की, इनके क्या क्या कार्य होते हैं। इनका कार्य है स्वच्छता, साफ सफाई बनाए रखना। और गृह व्यवस्था विभाग का जो मेन काम है वो क्या है, केवल और केवल सफाई ही है। किसी भी प्रतिष्ठान की या सार्वजनिक क्षेत्र की पूरी तरह से सफाई करना, जैसे धुले हुए कपड़ों का रखरखाव करना, और विभिन्न प्रकार की ड्रेसों को या फिर जो उसकी फर्निशिंग होती है उनको चेंज करना, उनके जो होटल होते हैं वहाँ पर उनके फूलों की सजावट करना, या फिर उनके जो नेचुरल सीन्स होते हैं उन सबको चेंज करना भी इन्हीं का, और इनकी मेंटेनेंस का काम भी हाउसकीपिंग का भी होता है। जो नियंत्रण डेस्क के माध्यम से प्रमुख कार्यालय होते हैं, जैसे रेस्टोरेंट, इंजीनियरिंग, इन सब की का समन्वय करना और इनके साथ कम्युनिकेशन करने का काम भी हाउसकीपिंग का ही होता है। और संसाधन का जो पोस्ट नियंत्रण करना भी इसी विभाग का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होता है। तो ये तो हो गए हाउसकीपिंग के फंक्शंस। इसके बाद हम देखते हैं सब डिवीज़न ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट या गृह व्यवस्था विभाग का वर्गीकरण। इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। अपने विभाग से संबंधित सभी कार्यों को अच्छी तरह से करने के लिए गृह व्यवस्था विभाग को कुछ भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क या फिर गृह व्यवस्था नियंत्रण डेस्क। इसका काम क्या है? इसका काम है होटल के विभिन्न भागों में कार्य करने वाले और अपने विभाग के कर्मचारियों तक सभी सूचनाएं उपलब्ध कराना। नेक्स्ट आता है फिर हाउसकीपिंग मैनेजमेंट। हाउसकीपिंग मैनेजमेंट का काम है, यह गृह व्यवस्था विभाग से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप है उनकी योजना बनाता है और उसे कंट्रोल भी करता है। नेक्स्ट आता है फिर गेस्ट रूम। गेस्ट रूम से मतलब क्या है? गेस्ट रूम ब्रिगेड से मतलब है कि ये जो टीम होती है पूरी, ये अतिथि गृहों की साफ सफाई और रख रखाव का काम करती है। इसके बाद आता है पब्लिक एरिया। पब्लिक एरिया ब्रिगेड से मतलब क्या है? पब्लिक एरिया ब्रिगेड से मतलब है कि ये जो टीम है, ये सभी के सभी जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र हो गए, जैसे लॉबी हो गया, फ्रंट ऑफिस हो गया, इनकी साफ सफाई का काम इनके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है लिनन एंड यूनिफॉर्म रूम। इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंदर लॉन्ड्री संबंधित सभी गतिविधियां आती हैं। पूरे प्रतिष्ठान में जितने भी धुले हुए साफ लिनन वस्त्र होते हैं या फिर कर्मचारियों की वर्दी हो गई, उसकी धुलाई का काम इनका होता है। नेक्स्ट आता है हॉर्टिकल्चर एंड फ्लावर अरेंजमेंट टीम। इसका काम क्या है? इसका काम है कि सभी जगह पर जो नेचुरल फ्लावर्स लगाने हैं, चेंज करने हैं, वो सभी काम ये टीम ही करती है। इसके बाद आता है लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन, खोया पाया विभाग। इसका काम है अतिथियों के खोए हुए सामान या छूटे हुए सामान को जमा करना और उनको वापस उन्हीं तक दोबारा पहुंचाना, ये काम इनका होता है। तो ये गृह व्यवस्था विभाग का पूरा जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है उसका हमने डिवीज़न पढ़ लिया है। इसके बाद हम देखते हैं स्टाफिंग पैटर्न ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट या फिर गृह व्यवस्था विभाग का कर्मचारी भर्ती संरूप या फिर स्टाफिंग पैटर्न। जो भी उसका स्टाफ का पैटर्न है उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, स्टाफ जो होता है वो ही किसी विभाग को अच्छी तरह से चलाने के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होता है। यदि वहाँ का स्टाफ पूरी मेहनत के साथ काम नहीं करता है तो वह डिपार्टमेंट ही पूरी तरह से सफल नहीं होता है। तो सारी जिम्मेदारी स्टाफिंग पैटर्न की होती है कि वो क्या होता है और वह कितनी मेहनत के साथ काम करते हैं। वैसे तो जो आमतौर पर बड़े होटल हैं, संस्थान हैं, गृह व्यवस्था के कर्मचारियों का जो पदानुक्रम है, संगठनात्मक ढांचा है, वो किस तरह से करते हैं उसको हम इस टेबल के हिसाब से समझते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या कौन होते हैं? एक तो होते हैं इसमें इंटीरियर डेकोरेटर या फिर आंतरिक सज्जाकार। ये हम क्या देख रहे हैं? ये हम कार्यपालक, गृह अनुरक्षक या फिर एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर देख रहे हैं। एक इसमें होते हैं इंटीरियर डेकोरेटर और एक होते हैं इसमें असिस्टेंट हाउसकीपर।
असिस्टेंट हाउसकीपर को हम कहते हैं हिंदी में सहायक गृह अनुरक्षक। एक होते हैं इसमें हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क या फिर गृह अनुरक्षण नियंत्रण डेस्क, ये इसके अंतर्गत आते हैं। ये पूरी की पूरे ये क्या है, ये इसकी एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर हो गए। और अब हम इसके बाद हम जो लेते हैं वो लेते हैं हम गृह व्यवस्था विभाग के कर्मचारियों के जो उत्तरदायित्व हैं वो कौन कौन से होते हैं। इट मीन्स गृह व्यवस्था विभाग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं। सबसे पहले इसमें आता है एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर। ये जो एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर होता है ये प्रत्येक जो पूरा इसका सभी कर्मचारी होते हैं उनके धन समय ये उनको या फिर जो भी अन्य संसाधन होते हैं उनको विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग द्वारा विभाग की कार्य प्रणाली के कुशल प्रबंधन के लिए ये सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट आता है फिर असिस्टेंट हाउसकीपर या फिर सहायक अनुरक्षक। किसी भी बड़े होटल में प्रत्येक पाली में एक सहायक गृह अनुरक्षक होता है, उसकी नियुक्ति होती है और इसका काम होता है कर्मचारियों की ड्यूटी की समय सारणी तैयार करना। नेक्स्ट आता है डेस्क कंट्रोल सुपरवाइजर। डेस्क कंट्रोल जो सुपरवाइजर होता है इसका काम क्या है, इसका काम है कि जो अतिथियों के प्रस्थान की सूचना के लिए प्रमुख कार्यालय से समन्वय रखता है, खाली हुए कमरों की सफाई कराता है, स्वच्छ कमरे उनको फिर वापस करता है और इस डेस्क पर हर समय कोई कर्मचारी उपलब्ध होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट आता है फिर फ्लोर सुपरवाइजर या फिर तल पर्यवेक्षक। इसका काम है प्रत्येक तल के लिए एक अलग तल पर्यवेक्षक होता है जो अपने फ्लोर की क्या करता है, वो पूरी सफाई करता है। अतिथियों के कमरे हो गए, गलियारे हो गए, सीढ़ियाँ हो गई, रसोई भंडारण, इनकी स्वच्छता और रखरखाव करता है। फिर होता है रूम अटेंडेंट या फिर कमरा परिचर। इसका काम क्या है, अतिथियों के कमरे और जो उनका बाथरूम होता है उनकी सफाई करता है, कमरों की साफ सफाई करता है, वैक्यूम करता है, झाड़ू लगाता है। नेक्स्ट आता है पब्लिक एरिया सुपरवाइजर। इसका काम क्या है, जो होटल के पब्लिक एरिया होते हैं जैसे मेन एंट्रेंस वाला गेट हो गया, दफ्तर हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, उन सभी की साफ सफाई की जिम्मेदारी भी इसकी ही होती है। नेक्स्ट आता है गार्डनर। गार्डनर का काम क्या होता है, गार्डनर का काम होता है कि जो गार्डनर है उस जो गार्डन है उस पूरे गार्डन की पूरी जिम्मेदारी उसकी होती है कि वहाँ का रखरखाव पूरा ये करता है। फिर आता है यूनिफॉर्म रूम सुपरवाइजर। यूनिफॉर्म रूम सुपरवाइजर कौन होता है, इसका काम होता है कि जो पूरे विभाग है उस पूरे विभाग की जो वर्दी है और उसकी स्वच्छता की जिम्मेदारी इसकी होती है और उसकी आपूर्ति की जिम्मेदारी भी इसी की होती है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई हाउसकीपिंग की। इसके बाद आता है फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट। जो खाद्य और पेय पदार्थ विभाग है इसका मुख्य काम क्या है, इसका काम है कि खाद्य और पेय पदार्थों का उत्पादन करना, बिक्री करना, होटल या संस्थान में सभी प्रकार के जो रसोइये हों या फिर भोजन कक्ष हैं वहाँ पर इनकी सर्विस को उपलब्ध कराना इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद हम इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं जो हमारे खाद्य और पेय पदार्थ विभाग हैं, इसमें सबसे पहले हमारा आता है किचन। किचन या रसोई घर ये वो स्थान होता है जहाँ सब क्या किया जाता है, जहाँ पर भोजन तैयार किया जाता है। सभी बड़े होटलों में विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो जैसे मान लीजिए बेकरी हो गया, मिष्ठान भंडार हो गया, ये सब अलग अलग होते हैं, लेकिन जो छोटे होटल होते हैं उनमें ये सब काम किचन में ही किया जाता है। सभी बड़े होटल में या फिर रसोई संस्थान में वहाँ पर रसोई घरों में बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं और इनका काम होता है कि जो भी वहाँ पर उनके कस्टमर्स होते हैं, उनके क्लाइंट्स होते हैं, उनकी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना इनका काम होता है। फिर आता है रसोई घर की व्यवस्था या फिर किचन स्टीवर्डिंग। हर होटल में अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के भोजन और पेय पदार्थ परोसे जाते हैं और ये सब जो पेय पदार्थ जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं वहाँ पर महंगे महंगे बर्तनों में परोसे जाते हैं। तो ऐसे में उन जो महंगे महंगे बर्तन होते हैं, उनकी क्रोकरी होती है, उनका उचित रख रखाव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये सब रसोई घर की व्यवस्था कहाँ, रेस्टोरेंट में रसोई घर के भंडारण और रख रखाव और स्वच्छता और छुरी कांटे क्रॉकरी और कांच के बर्तनों को वितरित करते हैं और फिर रसोई घर में स्वच्छता बनाए रखते हैं और पकाने और परोसने
परोसने के बर्तनों को साफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है इन्हीं की, और सारा यही काम इनका होता है। और इस विभाग में जो एग्जीक्यूटिव किचन स्टीवर्ड होता है, रसोई घर की व्यवस्था करने वाला होता है, वो खाने के बर्तन, धोने के बर्तन, डिश वॉशर, पकाने वाले बर्तन या फिर रसोई घर को साफ रखने के लिए अलग अलग कर्मचारियों को नियुक्त करता है, और उन सब कर्मचारियों की ड्यूटीज़ लगाने की जिम्मेदारी उसी की होती है। इसके बाद आता है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट एक ऐसी व्यापारिक सुविधा होती है जो ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ उपलब्ध कराती है। एक अच्छे दर्जे का रेस्टोरेंट खाने की मेज, कुर्सी और अन्य आवश्यक सामग्री जैसे फर्नीचर हो गया, उनके साथ साथ बहुत सुंदर सी क्रॉकरी हो गई, छुरी, कांटे, साफ सुथरे बर्तन, ठीक है, और नैपकिन्स, ये सब उपलब्ध कराता है। हालांकि अपनी संस्थापना के उद्देश्य, संकल्पना और मानदंडों के अनुरूप इनकी गुणवत्ता अलग अलग हो सकती है। रेस्टोरेंट के विभिन्न प्रकार के कर्मचारी कार्य करते हैं रेस्टोरेंट में, जैसे रेस्टोरेंट का मैनेजर हो गया। रेस्टोरेंट के सभी कार्यों को करने के लिए अलग अलग लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो रेस्टोरेंट के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सपोर्ट सर्विस मैनेजमेंट या फिर सहायक सेवा विभाग। होटल में बहुत सारे ऐसे विभाग भी होते हैं जो अन्य विभागों को सेवाएं प्रदान करते हैं, ताकि होटल की जो बहुत सारी गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से चल सकें और उनमें किसी भी प्रकार की संचालन करने में उनकी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे विभागों को हम क्या कहते हैं, बैंक ऑफिस भी कहते हैं, जैसे वित्त और लेखा विभाग हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मानव संसाधन विभाग हो गया, विक्रय और विपणन विभाग हो गया। हर बड़े होटल और संस्थान में बहुत सारे विभाग होते हैं जिनमें आपस में जटिल रिलेशन होते हैं। ऐसे हमें होटल के सफल संचालन के लिए सभी कर्मचारियों, सामग्री और अन्य संसाधन की जो भी दक्ष प्रबंधन होती है उस सब की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट फंक्शंस या फिर प्रबंध कार्य। प्रबंध कार्य में वो आपने जो मैनेजमेंट सर्विसेज में पढ़ा भी था, जैसे आयोजन करना, संगठन करना, समन्वय करना, वो सब इसके अंतर्गत आता है, जिससे प्रत्येक कार्यों को सुचारू रूप से किया जा सके। नेक्स्ट आता है फिर स्कोप ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या फिर आतिथ्य प्रबंधन का कार्य क्षेत्र क्या है। आतिथ्य प्रबंधन का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कैसा है? देखिए, जो आतिथ्य प्रबंधन है ये एक ऐसा उद्योग है जिसमें प्रेजेंटेशन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि प्रेजेंट कैसे किया जाता है। इसीलिए इस उद्योग में ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाती है जो देखने में आकर्षक लगें, सभ्य लगें, युवा प्रतीत हों। उन लोगों को इसमें सबसे ज़्यादा जॉब के चांसेस होते हैं। होटल में युवाओं को इसलिए भी प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि उसमें उनके अंदर काम करने की ज़्यादा क्षमता होती है और वो कई घंटों तक कार्य कर सकते हैं, उनके अंदर ऊर्जा अधिक होती है। इसके अतिरिक्त शिक्षा में प्रगति के चलते आजकल के युवा अधिकतर जो जानकार हैं और सामर्थ्यवान होते हैं, वो जो ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं उन लोगों की अपेक्षा अधिक काम करते हैं और नए विचार जो उनके होते हैं उनको वो अपनाने के लिए लगातार हर पल तत्पर रहते हैं। उनके अंदर सफलता और अधिक पैसा अर्जित करने की सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षा होती है। इसीलिए इसमें जो यंग लोग हैं उनको जॉब के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इसलिए आतिथ्य प्रबंधन के कार्य क्षेत्र में उनको सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। चूंकि आतिथ्य उद्योग बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, इसलिए योग्य व्यक्तियों के लिए इस क्षेत्र में सफल होने के लिए बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। आतिथ्य प्रबंधन के जो मूल सिद्धांत हैं उसमें बहुत सारे बड़े अस्पताल में भी ये लागू होते हैं, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में नौकरी के अनेक विकल्प और अवसर उपलब्ध होते हैं। इस उद्योग में कार्य करने के लिए कुछ योग्यताएं अनिवार्य रूप से जरूरी होती हैं। जैसे जो कर्मचारी है उसको पूरी तरह से कैसा होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होनी चाहिए, साफ सुथरे उनके कपड़े होने चाहिए, उनको अच्छे आचरण उनके अंदर होने चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए। फ्रंट ऑफिस स्टाफ के रूप में कार्य करने के जो इच्छुक व्यक्ति होते हैं उनके अंदर प्रॉपर योग्यताएं होनी चाहिए और वो हंसमुख भी होने चाहिए। उनके कपड़े पूरी अच्छी तरह से साफ हुए हुए होने चाहिए, इस्त्री किए हुए होने चाहिए और मिनिमम एसेसरीज वो अच्छे तरीके से उनके पास होनी चाहिए। जैसे नाखून उनके साफ होने चाहिए, छोटे बाल होने चाहिए कटे हुए, इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो सब होनी चाहिए। तो ये एक इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। देश के विभिन्न भागों में भोजन प्रबंधन और आतिथ्य प्रबंधन के विभिन्न पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं जो
सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक उपलब्ध हैं। अब यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट करते हैं और आज का क्विज लेते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अतिथि चक्र से क्या अभिप्राय है और इसके विभिन्न चरण कौन से हैं। सभी चरण के आंसर लिखने हैं आपको। सभी चरण कौन कौन से हैं कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। सेकंड क्वेश्चन आता है, लोबी प्रबंधन जो होता है उसका प्रमुख कार्य क्या है। ABCD जो भी आंसर सही है वो आप लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन आता है, बेल कप्तान का मुख्य कार्य क्या है, वो आप लिखोगे। और फोर्थ क्वेश्चन आता है, इसमें बस 3 ही क्वेश्चन आपको करने हैं और अब हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और इस चैप्टर को भी ख़त्म करते हैं। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।